हेलो स्टूडेंट्स, आई एम यशपाल एंड मैं इस न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं, जिसमें हम आज देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद आने वाली वीडियो से हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर्स समझने पड़ेंगे। जो भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं वो नंबर्स आपको समझने हैं, जिस पे मैं स्टार लगा दूंगा उनको तो आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना ही रखना। बाकी तो ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये आपको होने ही चाहिए कंप्लीट, ठीक है। इतने तो आप नंबर्स याद रख ही लीजिए। तो सबसे पहला जो नंबर है वो है तुम्हारा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से लेके कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटी तक होते हैं, अनंत तक होते हैं। मतलब एक से लेकर अनंत तक जो भी लेटर लिखते हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी जो दूसरी संख्या होती है वो होती है पूर्ण संख्याएं, वॉल नंबर्स। ये क्या होते हैं भाई? हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, प्राकृतिक संख्याओं में क्या तुम्हें कम दिख रहा था? शून्य दिखाई दे रहा था, जीरो कम दिखाई दे रहा था। तो जैसे ही जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है लिखना और अनंत तक लिखते जाते हैं, वो सारी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, वॉल नंबर्स होते हैं। इसके बाद हमारा आता है इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है। ऋणात्मक भी होती हैं, शून्य भी होता है और धनात्मक भी होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 0 हो गया, 0 से इधर को चलोगे तो किस में चलेंगे? धनात्मक में चलेंगे। इधर चलोगे तो नेगेटिव में, इधर चलोगे तो पॉजिटिव में नंबर चलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर होते हैं वो, इसमें उनको उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? हम इंटीजर्स बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इसके बाद भाज्य संख्याएं आती हैं। क्या आती है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो, ऐसे नंबर्स जो एक और खुद, मतलब कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। खुद से भी विभाजित होगा और वो एक से विभाजित होगा। अगर इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाता है तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखिए, मैं 4 लिखता हूं, मैंने कितना लिखा है यहाँ पे? 4 लिखा, 4 लिखा, तो 4 जो है 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है एंड 4 से भी डिवाइड है। तो भाई ये 1 से तो है ही डिवाइड, खुद से भी है, ठीक है। और इसके अलावा ये किससे डिवाइड है? 2 से भी डिवाइड है। तो ये जो नंबर है ये क्या है? भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 ही होती है, ठीक है। 4 होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या। 5 को नहीं लिख सकते भाई, 5 केवल 1 से कटती है, स्वयं से कटती है। 6 को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं। 6 जो है 2 से भी विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, 8 4 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है। 9 को लिख सकते हैं, 9 3 से डिवाइड हो जाता है। 10 को लिख सकते हैं, 10 2 से भी होता है डिवाइडेड, 5 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो वे नंबर्स जो एक और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं। अब आते हैं हम अभाज्य संख्याओं पर, प्राइम नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो 1 1 और खुद से, ठीक है, ऐसे नंबर जो एक और स्वयं से ही विभाजित होते हों और किसी से विभाजित ना हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2 जो नंबर है वो खुद से ही विभाजित होता है, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है। ऐसे ही लिख लेते हैं हम 3 भी किससे विभाजित होगा? खुद से विभाजित होगा और किसी से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद 4 को नहीं लिख सकते इसमें। देखो 4 मैंने लिखा, 4 क्या भाज्य संख्या है? नहीं। ये कितने से विभाजित हो जाती है? ये 2 से विभाजित हो जाती है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। 5 हो सकता है, 5 हो सकता है ना। 5 केवल 5 से कटता है एंड 1 से कटता है, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है। तो ऐसे नंबर्स, 5 के बाद आपका 7 हो गया, 7 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया, फिर 17 हो गया एंड 19 हो गया, फिर 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया एंड 37 हो गया। ये नंबर कैसे हैं? सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये आपको बड़े अच्छे से समझने हैं, इन पे मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से आपको याद रखने की अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सह अभाज्य संख्या। इस पे भी स्टार लगा लीजिए। ये भी आपको जब आप सिद्ध करोगे
अपरिमेय संख्या हो तब यहाँ वहां पे ये काम आती है सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब देखिए सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे दो संख्याओं का HCF मासा एक हो। दो संख्याएं आपने लिख ली हैं और उनका HCF जो आ रहा है वो एक आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहअभाज्य, को प्राइम नंबर बोलते हैं। 7 और अगर मैं 10 लिखता हूं तो इन दोनों का जो HCF है वो एक आएगा, इसीलिए ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। 12 और 13 लिख दिया मैंने, ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका HCF कितना आएगा, एक ही आएगा। अब मान चल तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14 और 16, क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं, नहीं, क्योंकि इनका HCF तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई, और हमने क्या बोला, HCF 1 होना चाहिए, तो ये वाले नंबर जो है वो क्या नहीं हो सकते, सहअभाज्य नंबर्स नहीं हो सकते, मतलब कि को प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ 15 और 16 हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 आता है वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं की 3 कंडीशन है, अगर तीनों कंडीशन फॉलो होती है तो उसका मतलब वो परिमेय संख्या होती है। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वो फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सीधी सी बात समझो। पहली क्या है, P/Q के रूप की, पहली बात तो होगी वो P/Q के रूप की होगी, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है Q बराबर 0 नहीं हो सकता। और तीसरी बात है P और Q दोनों, P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बताना भूल गया, जैसे कि तुम्हारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्णांक हो गए, तो ये जो होते हैं ना ये तीनों ये नंबर्स, ये भाई पूर्णांक का मतलब ये पूरे पूरे आते हैं। ठीक है, पॉइंटों में नहीं आता इनका मान, जैसे कि 1 पॉइंट, ये इसको तुम ना ही तो प्राकृतिक बोल सकते हो, ना ही पूर्ण बोल सकते हो, ना ही पूर्णांक बोल सकते हो, ये पॉइंटों में नहीं आता है इनका मान। ठीक है, मतलब पूरी, जैसे कि 2 आ सकता है, माइनस में 2 आ सकता है, पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन 2.5 नहीं होगा, ये संख्या नहीं होती, पॉइंटों में नहीं मानी जाती। ठीक है, पूरा फुल नंबर आ रहा है तो ही वो हम मानेंगे प्राकृतिक, पूर्णांक या फिर पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, 3 कंडीशनों में तीनों फॉलो हो रही है तो वो परिमेय संख्या है। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो वो अपरिमेय संख्या है। जैसे देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 5/3, मैंने यहाँ पे लिखा 5/3, तो भाई P/Q के रूप की है 5/3। ठीक है, Q बराबर 0 भी नहीं है। ठीक है, और P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही मैं लिख दूं 0/1, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, देखो P/Q के रूप की है, ओके, ठीक है, Q बराबर 0 भी नहीं है, ओके, और P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक। इसका मतलब ये 0 जो होती है वो भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ -5, इसके नीचे 1 होगा, हमेशा 1 होता है, लिखते नहीं है, तो ये P/Q के रूप की है, Q बराबर 0 भी नहीं है, और P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। ओके, इसके बाद आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, इन तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी उसको हम अपरिमेय संख्या बोल देंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं √2। ठीक है, पहली बात भाई इसके नीचे 1 होगा, सब संख्याओं के नीचे और संख्याओं के नीचे 1 होता है, तो इसके नीचे बट्टे में 1 होगा। ठीक है, P/Q के रूप की है, ओके, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन Q बराबर 0 नहीं है, दूसरी कंडीशन फॉलो होगी। तीसरी कंडीशन को देखो, जो √2 का मान आता है वो पॉइंटों में आता है, किसमें आता है, पॉइंटों में, 1.43 ऐसे आता है ना रूट का मान। तो भाई वो तो हमने यहाँ क्या बोला, P और Q दोनों पूर्णांक है, और पूर्णांक मतलब पूरी संख्या आनी चाहिए, या तो पॉइंटों में आएगा इसका, तो इसका मतलब ये है जो √2 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मान किस में आ रहा है, पॉइंटों में आएगा। और हमने क्या बोला भाई, पूर्णांक का जो मान आता है वो पूरा आएगा, -2 आ सकते हैं, -7 आ सकते हैं, प्लस के 7 आ सकते हैं, लेकिन पॉइंटों में मान नहीं आएगा। रूट का तो पॉइंटों में मान आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्णांक तो है नहीं, तो इसमें से ये 2 कंडीशन तो फॉलो हो रही है, लेकिन ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद √3 को लिख लीजिए आप, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √5 को लिख लीजिए, अब ये भी अपरिमेय है। √6 को लिख लीजिए, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं वास्तविक संख्या, जो हमारा चैप्टर है। चैप्टर क्या है हमारा, वास्तविक संख्याएं, ना, रियल नंबर्स, ये चैप्टर है। तो जितने भी हमने यहाँ पे जो भी इतने भी जो नंबर पढ़े हैं, ये सारे
ये सारे नंबर्स ही क्या होते हैं, इन सभी को एक जगह जब लिख देते हैं तो सारे नंबर्स मिला के क्या हो जाते हैं, रियल नंबर्स हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी नंबर पढ़े, मान लो इतने हमने नंबर पढ़ लिए, और आप करो क्या, एक बोरी ले लो और बोरी में इन सब नंबर, इसमें से कुछ उठा लो, इसमें से कुछ उठा लो, इसमें से कुछ उठा लो, ठीक है, यहाँ से कुछ उठा लो, यहाँ से कुछ, यहाँ से परिमेय संख्या उठा लो, यहाँ से अपरिमेय संख्या वाला एक बोरे में भर दो। तो बोरे के अंदर जो भी मिक्सर बनेगा वो मिक्सर किस बात का बन जाएगा, वो वास्तविक संख्याओं का मिक्सर बन जाएगा, ठीक है। वो क्या है, वास्तविक संख्या, सभी संख्याओं का संग्रह है। इसमें रूट की अपरिमेय भी आ सकती है, परिमेय भी आ सकती हैं, भाज्य भी आ सकती हैं, अभाज्य भी आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये सारे नंबर्स मिलके क्या बनते हैं, वास्तविक संख्याएं, जो कि आपका चैप्टर है। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पे समझना पड़ेगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये आप देखो यहाँ पे एक चीज, जो अपरिमेय संख्या है उनको आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये इसका एक पूरा प्रश्नावली है। तो 3 नंबर्स पे मैंने जो स्टार लगाया है, इसका मतलब कि ये नंबर्स तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और यहाँ पे पूर्णांक भी बहुत अच्छे से पता होने ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आपके मैथ में दे रखी है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रखा है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये बोलती है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। जैसे मान के चलते हैं, मैंने यहाँ पे 140 लिख लिए, 140 को मैं यहाँ, ठीक है, 2 से करूँगा, 2 से काटूंगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 70, फिर 2 से काटूंगा तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 35, फिर 2 से काटूंगा, 5 से कटेगा तो कटेगा नहीं 2 से, तो 7 बार, और फिर 7 से कट जाएगा 1 बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए, देखो 2 के 2 बार आए हैं, तो यार 2 की पावर 2 लगा दोगे, गुणा 5 गुणा 7, 140 के ये जो आए, ठीक है, लगे 140 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ओके। 140 को क्या बोल सकते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसी को बोलते हैं हम, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने किया है इसको बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसी को बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोल देते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को क्या बोल देते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया है चैप्टर का, रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। और अब तक आप यदि आपने वीडियो देखी है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी मैथ से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी, ठीक है। अब मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।